हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। सो व्हाट आर बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स? बाइलिनियर फॉर्म क्या होती है कि कोई भी एक्सप्रेशन किस तरह का, जिसमें हम लिखते हैं समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू m, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू n, ए आई जे एक्स आई वाई जे। इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास दो टर्म्स पे समीशन है, x भी आपके पास 1 से m तक वैल्यू ले सकता है, x1 x2 xm, y के भी आपके पास क्या चॉइसेस हो सकते हैं, y1 y2 yn। तो इसको हम क्या कहते हैं, बाइलिनियर फॉर्म। लेकिन कब कहते हैं, इसकी क्या कंडीशन है? अगर हर एक टर्म की इस एक्सप्रेशन के अंडर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सब की डिग्री है 2। ये जो एक्स आई और वाई जे हैं, दीज आर वेरिएबल्स। तो एट ए टाइम ये दो वेरिएबल्स हमारे पास रहने चाहिए। दूसरी बात, ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन कंटेन्स एग्जैक्टली वन वेरिएबल आउट ऑफ x1 x2 xm एंड एग्जैक्टली वन वेरिएबल आउट ऑफ y1 y2 yn। कि इसमें जो xi वाले प्लेस पे एक ही टर्म आनी चाहिए x1 x2 xm में से, और इसमें एक टर्म आनी चाहिए y1 y2 yn में से। और एट ए टाइम इसमें एक ही टर्म आएगी, इसमें एट ए टाइम एक से ज़्यादा टर्म नहीं आ सकती। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, बाइलिनियर फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म कैसी होती है, 3x1 y1 प्लस 5x3 y2 माइनस 7x1 y3 प्लस 9x2 y2। तो इस तरह के जो भी फॉर्म होगी, अब देखो इसके अंदर हर एक टर्म में एट ए टाइम दो दो टर्म्स आ रही हैं, दो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, x1 y1 x3 y2 x1 y3 x2 y2। तो क्योंकि इसमें हर एक टर्म में दो दो वेरिएबल्स हैं, तो हर एक की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर इसमें एक x वाले में से आ रहा है, एक y वाले में से, एक x वाला वेरिएबल है, एक y वाला, एक x एक y, एक x एक y। तो आपके पास फर्स्ट जो वेरिएबल है वो x1 x2 xm से आ रहा है, सेकंड जो वेरिएबल है वो y1 y2 yn से आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगी, एक बाइलिनियर फॉर्म। किन वेरिएबल्स में? x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, x1 x2 x3। तो x कहाँ से आ रहा है, x1 x2 x3 से। y के लिए क्या आ रहा है, y1 y2 y3। तो y1 y2 y3, ठीक है। अब दूसरी हमने बात की थी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। सो व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्म? क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास एक्सप्रेशन होता है किस फॉर्म का, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n, जे भी यहाँ पर 1 से लेकर n तक हो गया। वहाँ पे दोनों के लिए आपके पास समीशन अलग था, m और n, यहाँ पर दोनों सेम है, n और n। यहाँ पर क्या है, xi xj, मतलब फर्स्ट वाला भी x वाला होगा, सेकंड वाला भी x वाला होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, यहाँ पे x, यहाँ पर y, और इसमें क्या होंगे, दोनों ही x वाले होंगे। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम किसी भी बाइलिनियर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी मैट्रिक्स नोटेशन लिख सकते हैं। वो कैसे लिखनी है? हमने एक बाइलिनियर फॉर्म कंसीडर की, हमने कहा बाइलिनियर फॉर्म किस तरह की होती है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू m, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू n, ए आई जे एक्स आई वाई जे टाइप की। मतलब हर एक एक्स आई वाई जे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, जो भी आपके पास टर्म आएगी सबके साथ क्या आएगा, एक ए आई जे, यानी a11 x1 y1। फर्स्ट वाला आई x के साथ सब्सक्रिप्ट, सेकेंड वाली जो सब्सक्रिप्ट है वो y वाली सब्सक्रिप्ट, a12 यानी x1 y2, a1n यानी कि x1 yn। तो हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने के लिए ये जितनी भी टर्म्स थी इनको हमने ऐसे रो वाइज लिख लिया। फर्स्ट में क्या है, x1 के साथ वाली टर्म्स, सेकंड में x2 के साथ वाली टर्म्स, थर्ड में xm के साथ वाली टर्म्स, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से रो वाइज लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास x है x1 x2 xm तक, उसको हम लिख देते हैं कैपिटल X। y के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ y1 y2 yn, इसको हम लिख देते हैं कैपिटल Y। a के लिए मैट्रिक्स बना देते हैं ए आई जे, कैसे, a11 a12 a1n, फिर सेकेंड रो a21 a22 a2n, लास्ट रो am1 am2 amn। तो ये मैट्रिक्स बन जाती है A। इसका ऑर्डर कितना होगा, कितनी रोज़ हैं, m रोज़, कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बन गई। तो हमने जो बाइलिनियर फॉर्म लिखनी है ये वाली, ये किसके इक्वल होगी, x का हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। ये हमने कॉलम मैट्रिक्स लिखी है, कितना ऑर्डर है, m रोज़ 1 कॉलम, ये भी
n रोज 1 कॉलम। तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये होगी 1 रो और m कॉलम, तो 1:m की मैट्रिक्स हो गई। ये आपके पास ए आई जे का ऑर्डर था m क्रॉस n। फिर ये आपके पास y का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस 1। मल्टीप्लाई हो सकती है ना, 1 क्रॉस m क्रॉस n, तो कितने ऑर्डर की आ जाएगी, 1 क्रॉस n की। और ये कितनी है, n क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई होके 1/1 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी, एक टर्म आ जाएगी, यानी कि वो इस टाइप की टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये लिखा क्या हमने, x का ट्रांसपोज था, तो x ट्रांसपोज, ये A मैट्रिक्स, फिर y मैट्रिक्स, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये बाइलिनियर फॉर्म आ जाती है। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स नोटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। इस A को, ये जो A आया है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म की निकालनी होगी तो इसमें यहाँ पर भी x है, सिर्फ यही डिफरेंस है, तो y की जगह भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये जो y मैट्रिक्स आई है, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और a कितने ऑर्डर की आएगी, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। सिर्फ इतना डिफरेंस है बाइलिनियर की और क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स निकालने में। ठीक है, कि अगर हम बाइलिनियर की निकाल रहे हैं, ये स्क्वायर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म की निकालेंगे तो वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक एग्जांपल, कुछ इसकी कंडीशंस हैं कि रैंक ऑफ ए इज़ कॉल्ड द रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। जो आपके पास ए मैट्रिक्स आई है, उसका जो भी रैंक होगा दैट इज सेम एज रैंक ऑफ बाइलिनियर फॉर्म। देन आपके पास है कि बाइलिनियर फॉर्म सिमेट्रिक कब होगी, जब ए सिमेट्रिक होगा। अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो बाइलिनियर फॉर्म भी हमारे पास सिमेट्रिक होती है। बाइलिनियर फॉर्म अगर आपके पास ऑल्टरनेट बनानी है, बाइलिनियर फॉर्म को हम ऑल्टरनेट कब कहेंगे, अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसे ही बाइलिनियर फॉर्म को हम हर्मिशियन कहेंगे अगर ए हर्मिशियन हो जाए। बाइलिनियर फॉर्म को हम ऑल्टरनेट हर्मिशियन कहेंगे अगर ए स्क्यू हर्मिशियन हो जाए। सो दीज आर सम बेसिक कंडीशंस। देन हम एक बाइलिनियर फॉर्म लेते हैं। ये हमने एक बाइलिनियर फॉर्म ले ली। इस बाइलिनियर फॉर्म की हमने निकालनी है मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे, पहले x1 वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, ये और ये मैंने पहली रो में लिख दी। दूसरी में x2 वाली, ये और ये हमारी सेकेंड रो में लिख दी। ये थर्ड रो में x3 वाली टर्म्स थर्ड रो में लिख दी। तो x1 x2 x3 ये हो गई कैपिटल X मैट्रिक्स। y1 y2 ये हो गई y मैट्रिक्स। और a मैट्रिक्स क्या बनी, 2 3 8 7 -5 -3। सो दिस इज a मैट्रिक्स। तो हमारी बाइलिनियर फॉर्म क्या बन जाएगी, x का ट्रांसपोज a इंटू y। आप मल्टीप्लाई करके वापस चेक कर सकते हैं कि आपके पास यही टर्म आएगी। फिर a के रैंक की बात करते हैं। a का ऑर्डर कितना है, a इज़ 3/2 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब इसका जो रैंक होगा वो 2 से लेस होगा। हमने एक 2 ऑर्डर का माइनर ले लिया, कोई भी माइनर ले सकते हैं। 2 3 8 7 ले लिया, 7 2 14 -8 3 24 -10, नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब रैंक कितना हो गया, इसका 2 हो गया। तो इस बाइलिनियर फॉर्म का जो हमें गिवन थी, इसका रैंक कितना है, 2 हो गया। एक और ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3/4 ऑर्डर की है ये। अब हम इस मैट्रिक्स से बाइलिनियर फॉर्म निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बाइलिनियर फॉर्म, ये रोज़ हमें क्या देती हैं, x। ठीक है, कितनी रोज़ थी हमारे पास, इसमें 3 रोज़ थी। 3 किस में थे, x में। 2 कॉलम्स थे तो y में 2 एंट्रीज थी। तो इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं। तो x में कितने वेरिएबल्स होंगे, x1 x2 x3। कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स। तो y में कितने रोज़ होंगी, y1 y2 y3 y4। 4 वेरिएबल्स y में आ जाएंगे। फिर अब हमने क्या करना है, फॉर्म कैसे निकलेगी, x ट्रांसपोज a इंटू y। निकाल दिया हमने x का ट्रांसपोज a इंटू y। x का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन गई, ये a था और ये y था। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करते हैं। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली। अब मैट्रिक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए मैंने बताया था कि कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 3/3 ऑर्डर की है, वेरिएबल भी इसमें एक लेना है। तो x हमने ले लिया, x1 x2 x3। ठीक है, x की फॉर्म में होंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या बन जाएगी, x-ax। बाइलिनियर फॉर्म हम लेते थे x-ay। क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लेते हैं x-ax। तो x का ट्रांसपोज x1 x2 x3
ये ए मैट्रिक्स, ये x1 x2 x3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, हमने ये जो मैट्रिक्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, हम जब मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं वो हम कैसी लेते हैं, ऑलवेज सिमेट्रिक लेते हैं। ठीक है, हम जितनी भी मैट्रिसेस की बात करेंगे वो सिमेट्रिक लेंगे, हो कोई भी सकती है, लेकिन हम यहाँ पर जितने पे भी वर्कआउट करेंगे वो सिमेट्रिक होंगी। अब इसको हम सिमेट्रिक में कैसे चेंज करेंगे, इसको हम सिमेट्रिक में चेंज करने के लिए पहले हम इससे क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाल लेते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो ये स्क्वायर वाली टर्म है x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, इनको तो हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ ये टर्म्स छोड़ दी। जो ये x1 x2 वाली थी इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2, मैंने एक बार लिख दिया इसको -x1 x2, फिर एक और बार -x1 x2, तो एक बार x1 x2 किया, सेकेंड वाले को मैंने कर दिया x2 x1, वो भी तो सेम है, x1 x2 इज सेम एज x2 x1। अब ये इसको जब हम दो बार ऐड करेंगे तो ये -2 टाइम्स ही तो हो जाएगा, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो हम हाफ कर देते हैं, हम इसको दो बार लिख देते हैं, एक बार x1 x2 के साथ, एक बार -x1 x2 के साथ। ऐसे ही x1 x3 के साथ कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 को हम 3 में ब्रेकअप कर देंगे, 3 टाइम्स x1 x3 और 3 टाइम्स x3 x1, 3 टाइम्स x1 x3, 3 टाइम्स x3 x1। तो ये और ये टर्म सेम चीज़ है। ठीक है, ये हमने इसको ये दो पार्ट में ब्रेकअप किया, ये वाली टर्म इस दो पार्ट में ब्रेकअप की। अब क्या करते हैं, अब ये हम x1 वाली टर्म फर्स्ट रो में रखते हैं, एक ये -x1 x2 और एक +3x1 x3, फिर x2 वाली एक ये और एक ये -3x2 स्क्वायर, ये हमने रखी सेकेंड रो में, फिर थर्ड में x3 वाली एक ये और एक 3x3 स्क्वायर, ये थर्ड रो में आ गई। अब इससे क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। x आपको पता है x1 x2 x3, इधर x1 x2 x3। ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स के लिए 2, x1 x1 के साथ, x1 x2 के साथ -1, x1 x3 के साथ 3, फिर यहाँ x2 का x1 के साथ -1, x2 का x2 के साथ -3, x2 x3 के साथ कुछ नहीं है तो 0, फिर x3 का x1 के साथ 3, x3 का x2 के साथ नहीं है 0, x3 का x3 के साथ +3। मतलब यहाँ पे हमने किस हिसाब से लिखने हैं, ये x1, ये x2, ये x3 के साथ, किसके, x1 के, x2 के और x3 के। यहाँ पे हम नंबर लगा लेते हैं x1 x2 x3, x1 x2 x3, तो क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बना देनी है ए मैट्रिक्स। तो अब देखो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई, 2, ये -1, ये -1, ये 3, यहाँ पे 3, ये 0 0। ठीक, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास जो आई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब मैंने बताया है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए हम मैट्रिक्स कोई भी ले सकते हैं, पर हम जनरली क्या लेके चलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलेंगे। तो अब हमने कहा था कि रैंक या डिटर्मिनेंट, हमारे पास किसी भी फॉर्म का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आपके पास डिफरेंट आता है, इसका डिटर्मिनेंट डिफरेंट आता है, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम v टू v। v क्या है, v इज़ द सेट ऑफ n वैक्टर्स। n वैक्टर्स मतलब इस तरह के वैक्टर्स जिसमें आपके पास n वेरिएबल्स होते हैं। x वैक्टर विच इज़ x1 x2 xn, y वैक्टर विच इज़ y1 y2 yn। इस तरह के वैक्टर्स की कलेक्शन क्या कहलाती है, सेट ऑफ ऑल n वैक्टर्स। इसको हम नाम दे रहे हैं v। अब ये n हो सकता है, m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n की हम बात करते हैं, f ऑफ y कितना है, ay। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स है एक ए आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की। f ऑफ y अगर ए वाई के इक्वल आ रहा है तो f को हम क्या कह देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि y को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए वाई से, और ए वाई को वैल्यू हम क्या दे देते हैं, x।
नया वेक्टर हो जाएगा ना, ये n क्रॉस n ऑर्डर का, ये y कितने ऑर्डर का है, y इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1। a किस ऑर्डर का है, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, a का ऑर्डर हो गया n क्रॉस n, y का ऑर्डर हो गया आपके पास n क्रॉस 1। ठीक है, तो ये आपके पास कितने ऑर्डर के आ गए, n क्रॉस 1 ऑर्डर का, ये भी तो n वेक्टर ही आ गया। तो आपके पास ये क्या कहलाता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब A जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 होता है, यानी A मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, तो हम F को नॉन सिंगुलर कह देते हैं। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 होता है, हम यानी A सिंगुलर होती है मैट्रिक्स, तो हम कह देते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिंगुलर है। अब एक चीज़ आती है कि अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है यानी कि नॉन सिंगुलर है, तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। फंक्शन 1 1 कब होता है, अगर इमेजेस इक्वल से हम एलिमेंट्स को इक्वल निकाल दें। ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट की इमेजेस सेम ले ली, एफ ऑफ y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ y2। एफ ऑफ y1 क्या होगा, ay1, एफ ऑफ y2 हो गया ay2। ए कैसी है, नॉन सिंगुलर, मतलब कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इन्वर्स ए वाई वन इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए वाई टू। ए इन्वर्स ए मल्टीप्लाई होके बन गए आइडेंटिटी, तो क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू y2। तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 to 1। ठीक है, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम अपने अगले रिजल्ट में यूज़ करेंगे कि अब बाइलीनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म रिमेन्स बाइलीनियर और क्वाड्रेटिक। बाइलीनियर फॉर्म बाइलीनियर रहती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक रहती है। कब, सब्जेक्टेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम इस पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, यानी कि किसी भी x की जगह हम ए वाई लगा दें, तो आपके पास अगेन वो फॉर्म बाइलीनियर ही रहेगी। ठीक, तो हमने बाइलीनियर के लिए प्रूफ किया है। क्वाड्रेटिक के लिए हम सेम लाइंस पे m और n को सेम लेकर, n और n लेकर xi की जगह xi लेकर इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम प्रूफ करते हैं इसको बाइलीनियर फॉर्म के लिए। समीशन i इज इक्वल टू 1 to m, j इज इक्वल टू 1 to n, aij xi yj। इसको हम कैसे लिख रहे थे बाइलीनियर फॉर्म को, x डैश ay। ठीक, इट इज़ द बाइलीनियर फॉर्म। अब हमने कहा कि हमने x को चेंज कर दिया कैसे, bu से, y को चेंज कर दिया हमने cv से। क्या करा हमने, x जो था वो कितने ऑर्डर का वेक्टर था, m का था ना, x के लिए हम m लगा रहे थे, x वाज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1। तो b कितने ऑर्डर की होनी चाहिए, m क्रॉस m ऑर्डर की। u कितने ऑर्डर की आ जाएगी, m क्रॉस 1 ऑर्डर की। ऐसे ही y जो था वो n ऑर्डर का था, yj था, j की समीशन 1 से n तक है, y में n टप्पल्स हैं। तो इसका मतलब वेक्टर y के लिए आपने क्या किया, y का ऑर्डर था n क्रॉस 1, तो c का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n क्रॉस n। और ये जो v लगाया है हमने यहाँ पे, इस v का ऑर्डर भी कितना आ जाएगा, n क्रॉस 1, जितना कि हमारे y का था। तो y को हमने लिख दिया cv, x को हमने लिख दिया bu। था क्या, x डैश ए वाई, ये हमारी फॉर्म थी। x डैश ए वाई को हमने लिखा, x को लिखा था bu, y को लिखा था cv। ट्रांसपोज निकालते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, u पहले आ जाएगा, b बाद में, u प्राइम b प्राइम a cv। अब b डैश ए सी को हमने कर दिया इकट्ठा, इसको नाम दे दिया d। तो क्या फॉर्म बन गई, u डैश डी वी। u क्या था आपके पास, u मैट्रिक्स थी आपके पास m क्रॉस 1 ऑर्डर की। ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास 1 क्रॉस m ऑर्डर की आ जाएगी। v कितने ऑर्डर का था, n क्रॉस 1 ऑर्डर का। d का ऑर्डर निकालना है, d का ऑर्डर कैसे निकलेगा, b m क्रॉस m की है, तो ट्रांसपोज भी m क्रॉस m ऑर्डर का हो गया। a कितने ऑर्डर की थी, m क्रॉस n की। c कितने ऑर्डर की थी, n क्रॉस n ऑर्डर की। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे m क्रॉस n, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्रॉस n। तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी ये, m क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक है, तो सेम तरह की फॉर्म आ गई आपके पास, u डैश डी वी, एक्स डैश ए वाई किस में कन्वर्ट हो गई, u डैश डी वी में। तो आपके पास कोई भी बाइलीनियर फॉर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ x ही आएगा, दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो ये b डैश ए बी ही रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्वाड्रेटिक ही रही है अगर हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है तो। नेक्स्ट वो कहता है कि रैंक ऑफ बाइलीनियर फॉर्म रिमेन्स द इनवेरिएंट
अंडर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाई थी x इज इक्वल टू बी यू और y इज इक्वल टू सी वी, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो इसका रैंक जो है वो चेंज नहीं होगा। अब रैंक कैसे निकालते हैं, हमारे पास क्या बन गई बाइलिनियर फॉर्म u डैश डी, इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक इतना ही होगा जितना इस मैट्रिक्स का होता है। ये तो बाय डेफिनेशन है कि बाइलिनियर फॉर्म का रैंक कितना होता है जितना उसकी मैट्रिक्स का होता है। मैट्रिक्स क्या है इसकी d, तो जितना रैंक d का होगा उतना ही u डैश डी वी का होगा। अब d क्या है हमारे पास b डैश ए सी, तो d की जगह हमने लगा दिया b डैश ए सी। b जो थी वो ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स थी, b हमने ट्रांसफॉर्मेशन ही तो लगाई है, x इज इक्वल टू बी यू, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो b भी नॉन सिंगुलर हो गया। b नॉन सिंगुलर है तो b डैश ए सी और बी ए सी का आपके पास रैंक सेम होगा। अगर b नॉन सिंगुलर है तो b डैश भी नॉन सिंगुलर होगी, b डैश इज नॉन सिंगुलर, करेक्ट। तो इसका मतलब जितना b डैश ए सी का रैंक था उतना ही ए सी का होगा। अगेन c नॉन सिंगुलर है तो उतना ही रैंक a का आ जाएगा, और a का रैंक किसके इक्वल होगा, इसकी बाइलिनियर फॉर्म के, जो कि क्या थी x डैश ए वाई, ठीक है। तो u डैश डी वी का रैंक और x डैश ए वी का रैंक सेम होता है। अब बात करते हैं हम कैनोनिकल फॉर्म की। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, कैनोनिकल फॉर्म बाइलिनियर फॉर्म अगर हमारे पास वेरिएबल्स में है x1 x2 xm और y1 y2 yn में, तो इसको हम कैनोनिकल कब कहेंगे, अगर इसकी एक्सप्रेशन किस तरह की हो जाए कि x1 के साथ सिर्फ y1 आए, y2 y3 yn वाली टर्म्स खत्म हो जाए, ऐसे ही x2 के साथ y2 आए, न y1 आए न y2 आए न और y2 आए बस और कोई टर्म ना आए, ऐसे ही xr के साथ yr वाली टर्म्स आए, मतलब दोनों की सब्सक्रिप्ट सेम वाली आए, अलग अलग वाली सब्सक्रिप्ट्स ना आए, तो वो फॉर्म क्या कहलाती है, कैनोनिकल फॉर्म। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास किसी भी बाइलिनियर फॉर्म को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ रही है तो यानी कि इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसकी मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और बाकी सारी एंट्रीज जीरो, और इस तरह की मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म। कि अगर मैट्रिक्स इसकी नॉर्मल फॉर्म में आ जाए तो हम बाइलिनियर फॉर्म को कहते हैं इट इज़ द कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, एवरी बाइलिनियर फॉर्म कैन बी रिड्यूस्ड टू कैनोनिकल फॉर्म, हर बाइलिनियर फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने एक बाइलिनियर फॉर्म ली x डैश ए वाई, जनरल यही फॉर्म थी हमारे पास। कैसे लिख रहे थे, समीशन i इज इक्वल टू 1 टू m, समीशन j इज इक्वल टू 1 टू n, ए आई जे एक्स आई वाई जे। इसका रैंक हमने क्या मान लिया, r। हमें नहीं पता ना इसका रैंक कितना है, तो इसका रैंक हमने r मान लिया। अगर इस फॉर्म का रैंक r है, इसका मतलब इस a मैट्रिक्स का रैंक r है, सो दैट मीन्स मैट्रिक्स a का रैंक हो गया r। अगर मैट्रिक्स का रैंक r होता है तो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस निकलती हैं p एंड q सच दैट p a q इज इक्वल टू आई आर ये 0, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। अब हमने क्या किया, पी ए क्यू आपके पास जो है हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ट्रांसफॉर्मेशंस लगाई। कैसे, x को लिख दिया p डैश u, y को लिख दिया हमने क्यू वी, तो हमारे पास क्या आ गया, x डैश ए वाई थी आपके पास बाइलिनियर फॉर्म, x डैश ए वाई यानी कि इसका ट्रांसपोज, x का ट्रांसपोज यानी p डैश u का ट्रांसपोज a, y हो गया क्यू वी। इसका ट्रांसपोज रिवर्स हो जाएगा, u ट्रांसपोज और p ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a क्यू वी, u ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज इज p a क्यू वी। p a q क्या है आपके पास, नॉर्मल फॉर्म, तो ये हमने लगा दी नॉर्मल फॉर्म। u का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरीके से r ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, बाकी सब जीरो है, ये v हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, सिर्फ u1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम u2, ऐसे ही rth रो rth कॉलम ur, उसके बाद वाले सारे कॉलम जीरो हैं, सारी एंट्रीज जीरो। इधर क्या आ गया, v1 v2 vn, मल्टीप्लाई करेंगे u1 v1 u2 v2 ur vr, बाकी सब जीरो, तो दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म। तो किसी भी बाइलिनियर फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक फॉर्म ले रहे हैं बाइलिनियर फॉर्म x1 y1 माइनस
2x1y3 प्लस 3x2y1 प्लस x2y2 माइनस 3x2y3 माइनस x3y1 माइनस x3y2 माइनस x3y3। इसको हम क्या करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमें इसकी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बाइलिनियर फॉर्म की मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जो इसमें x1 वाली टर्म्स हैं उनको फर्स्ट रो में, x2 वाली जो टर्म्स हैं 3 वो सेकेंड रो में, फिर x3 वाली 1 2 3 टर्म्स हमने लिखी थर्ड रो में। फिर यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 3 है, यहाँ x1 x2 x3 आ गया। फिर y क्या है, y1 y2 y3 3 है, तो ये यहाँ आ गए। मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, x1 का y1 के साथ 1, x1 का y2 के साथ 0, x1 और y3 -2, फिर y1 के साथ वाला 3, y2 के साथ वाला 1, y3 के साथ वाला -3, फिर x3 में y1 के साथ -1, y2 के साथ -1, y3 के साथ -1। मतलब यहाँ पे x1 वाली, x2 की वाली रो, x3 वाली रो, उसके यहाँ पे y1 वाली टर्म्स, यहाँ पे y2 वाली, यहाँ पर y3 वाली, कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स ए लिखने का तरीका होता है। अब हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, ए को हमने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आइडेंटिटी ए, एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हमें पी ए क्यू बनाना है, इधर नॉर्मल फॉर्म बना के इधर पी ए क्यू बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इस पे जब रो ऑपरेशन लगाते हैं तो वो पहली वाली मैट्रिक्स पे लगता है, जब हम इस पे कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो वो सेकंड वाली मैट्रिक्स पे लगता है। ठीक है, तो जो भी कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे वो सेकंड वाली पे भी अप्लाई करेंगे, जो भी रो ऑपरेशन लगाएंगे वो फर्स्ट मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 बनाना होता है। इट इज़ ऑलरेडी 1, देन वी हैव टू मेक दीज ज़ीरोज़। ये कैसे ज़ीरो होगा, इसका 3 टाइम्स यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 में से R1 का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर इसको ज़ीरो बनाने के लिए इसमें R1 ऐड करेंगे, R3 में R1 ऐड कर दी, तो ये दोनों हो गए ज़ीरो। ये ज़ीरो है तो इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये -2 है, इसका 3 टाइम्स हो गया -6, इधर सब्ट्रैक्ट करना था तो ये हो गया +6 -3, तो +3 हो गया। इधर ये दोनों रोज ऐड करनी थी -1 और ये -2, तो ये हो गया -3। अब क्या करना है, R2 में से 3 टाइम्स R1 का सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया -3 टर्म। फिर इसमें अब सेम रहेगा, ये सेम रहेगा क्योंकि ऊपर ऑलरेडी 0 है। R3 में R1 ऐड करना है, ऐड करेंगे तो ये 1 0 1, ये एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन हमने कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन हमने लगाने के लिए ये राइट वाली टर्म 0 करनी है, ये ऑलरेडी 0 है, सिर्फ C3 में चेंज करना है। C3 में चेंज करने के लिए हमें C3 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका 2 टाइम्स इधर ऐड करना है। C3 चेंजेस टू C3 + 2 टाइम्स C1, तो ये हो गया टर्म 0, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये मैट्रिक्स एज इट इज़, ये एज इट इज़, बस हमने थर्ड में फर्स्ट वाले कॉलम का ट्वाइस, इस कॉलम का ट्वाइस, ये 2 0 0 इधर ऐड करना है, ये हो गया 2 0 1। देन R3 को कैसे चेंज करना है, अब यहाँ पे क्या है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये इधर रो ऐड कर देंगे, तो जब हमने इधर ऐड किया तो ये हो गया 0, ये भी 0 बन गया। अब रो ऑपरेशन लगाया तो फर्स्ट वाली पे लगेगा, फर्स्ट वाली पे लगाएंगे तो क्या करना है, रो 3 में रो 2 ऐड करनी है, तो ये 1 -3 कितना हो गया, -2, 0 + 1 1 हो गया, ये सिर्फ रहेगा 1। अब इसके राइट साइड 0, राइट साइड 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसका 3 टाइम्स इधर से सब्ट्रैक्ट करना है, C3 - 3 टाइम्स C2। जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसके लिए कौन सी मैट्रिक्स चेंज होगी, ये वाली मैट्रिक्स चेंज होगी। ये देखो, ये टर्म 0 हो गई, इसमें से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया था तो इसका 3 टाइम्स इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, फर्स्ट वाली P, सेकंड वाली Q। तो ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म क्या बन गई, U' और ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म और V में भी 3 एलिमेंट्स, U में भी 3 एलिमेंट। क्या बनेंगे, इसमें 2 ही टर्म है, U1 V1 + U2
v2। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, हमें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालनी है, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी, हमने कहा था x जो होता है वो p' होता है, y को हमने लिखा था qv। So our transformation is x is equal to p' and y is equal to qv। x था हमारे पास x1 x2 x3, p यानी कि इसका ट्रांसपोज, इसका हमने लिख दिया ट्रांसपोज, फिर हमारे पास u, u1, u2, u3, y इज इक्वल टू qv, तो x1 आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया। ऐसे ही हमने y1, y2 और y3 निकाल दिया। तो ये जो हैं ये आपके पास क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगानी पड़ेंगी ट्रांसफॉर्मेशंस, वो होती हैं x इज इक्वल टू p', y इज इक्वल टू qv। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हमने निकालनी थी, ये हमारे पास बन गई कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक या बाइलिनियर फॉर्म को हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमने उसकी मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स निकालने के बाद हमने उसको आइडेंटिटी, वापस ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी लिखना है। देन जब भी हम इसको चेंज करेंगे नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए रो ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट वाली पे लगेंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, सेकंड वाली पे लगेंगे। जब ये आपके पास लास्ट में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल फॉर्म बन गई ना, टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाकी सब जीरो, तो ये मैट्रिक्स P कहलाएगी, ये मैट्रिक्स Q कहलाएगी। कैनोनिकल फॉर्म कैसे आएगी, U का ट्रांसपोज, U आपके पास u1 u2 u3, उसका ट्रांसपोज, इधर ये कैनोनिकल फॉर्म, इधर V में भी आपके पास क्या आ जाएंगे, v1 v2 v3, मल्टीप्लाई करेंगे कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशंस निकालनी है अगर हमारे पास, तो हमने क्या निकालना है, x इज इक्वल टू p', y इज इक्वल टू qv, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएंगी। This is the required canonical form. These are the required transformations. Rest we will do in the next lecture. Thank you.